नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है प्रद्युमन त्रिपाठी और आज आप सभी के बीच मैं लेकर आया हूँ एक ऐसे शख्सियत को जिन्होंने जून 2023 में अपने परिश्रम से, अपनी लगन से यूजीसी नेट एग्जाम को क्रैक किया है। इस मोटिवेशन सेशन का ऑब्जेक्टिव ये है कि आप सभी को भी एक इंस्पिरेशन स्टोरी के थ्रू, एक ऐसे स्टूडेंट की इंस्पिरेशन स्टोरी के थ्रू इस समझाया जा सके कि कैसे इस एग्जाम को क्रैक किया जाता है और क्या डेडिकेशन आपके अंदर होना चाहिए। सबसे पहले मैं स्वागत करूंगा दिलनशीन का कि स्वागत है आपका टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप यहाँ आए टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म पे और हमारे साथ अब जो आपकी स्टोरी है, जो आपकी सक्सेस जर्नी है, वो हमारे व्यूअर के साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका, वेलकम। एंड दिलनशीन, सबसे पहले स्टार्टिंग में थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा है, कहाँ से आपने ग्रेजुएशन किया है, मास्टर्स किया है, आपका फैमिली बैकग्राउंड, या फिर इस बार जो आपने एग्जाम क्रैक किया उसके बाद थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को जरूर बताइए। मैंने अपनी ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से की है और अपनी मास्टर्स इग्नू से की है। तो मैंने इग्नू में मास्टर्स करने के साथ ही ये देखा था कि यूजीसी नेट एग्ज़ाम है, तो मुझे लगा कि हाँ, मुझे देना चाहिए। अगर मुझे आगे एकेडमिक फील्ड में जाना है तो ये एग्ज़ाम देना कंपलसरी है। तो मैंने यूट्यूब पे फिर सर्च करना स्टार्ट किया कि मुझे कैसे करना चाहिए, इसका पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है। तो मुझे सबसे पहले ही प्रद्युमन सर की वीडियोस आई थी, तो मैंने वहीं से इनको फॉलो करना शुरू किया था। तो फिर धीरे धीरे पता चला मुझे कि हाँ, मुझे ऐसे प्रिपरेशन करनी है, मुझे ऐसे फाउंडेशन कोर्स में जाना है। अगर मुझे अपनी कॉन्सेप्चुअल अगर क्लैरिटी मुझे करनी है तो मुझे ये तो करना ही होगा। तो फिर मैंने फिर चलिए। दिलनशीन, बेसिकली जैसे अभी आपने बताया कि आप बीए आपने एसवेल से किया है, मतलब डिस्टेंस से आप प्रिपरेशन कर रहे थे। सो डेफिनेटली बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो, बिकॉज यूजुअली हमारे इंडिया में मतलब कुछ ही लोग हैं जो हाई लेवल ऑफ यूनिवर्सिटीज जैसे डीयू है, जेएनयू है, तो वहाँ पे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ऑब्वियसली बहुत अच्छी होती है। उस लेवल पे जब आप मास्टर्स करते हैं तो आपका प्रिपरेशन काफी अच्छा होता है और अब यूजीसी नेट एग्जाम आपके लिए बड़ा टास्क नहीं होता। और स्पेशली बट ऐसे स्टूडेंट जैसे कि आप बता रहे हैं कि आपका जो बैकग्राउंड है, एजुकेशनल बैकग्राउंड, वो उतना स्ट्रांग नहीं रहा, बिकॉज सीधी बात है जब आप इग्नू से पढ़ रहे हैं तो उतना सब कुछ सोर्स नहीं है आपके पास पढ़ने के लिए। जो लिमिटेड सोर्स होता है वही आपके सोर्स है। सिचुएशन में कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी, और बिकॉज जैसे कि आप देख रहे हैं कि एग्जाम का लेवल जो है लगातार इंक्रीज हो रहा है, पहले थोड़ा फैक्चुअल ज्यादा था, अब कॉन्सेप्चुअली बढ़ते जा रहा है। सो व्हाट वुड बी योर एडवाइस टू द स्टूडेंट्स कि कैसे उनको प्रिपरेशन, मतलब कॉन्सेप्चुअल पार्ट पे क्या ध्यान दें वो, कि फैक्चुअल पार्ट पे ध्यान दें, और मतलब प्रिपरेशन अगर करें तो किस तरीके से करें? बिकॉज सीधी बात है, और स्पेशली उस प्रकार के स्टूडेंट जो कि शायद तक किसी बड़ी यूनिवर्सिटी, देश की बड़ी किसी फेमस यूनिवर्सिटी से नहीं आ रहे हैं, कोई छोटी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आ रहे हैं और जो उनके पास सोर्सेज कम है प्रिपरेशन के, तो उनको क्या करना चाहिए प्रिपरेशन के वक्त में? मैं उन्हें तो यही एडवाइस दूंगी कि आपको अपने कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर रखना है कि अगर पूछा है किसी भी चीज़ के बारे में तो आपको बिल्कुल भी झिझकना नहीं है कि हाँ, मुझे ये चीज़ पता है। इसी वजह से मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आपको फाउंडेशन कोर्स तो लेना ही चाहिए, क्योंकि उससे आपको बहुत अच्छे से उस कॉन्सेप्ट के बारे में पता चल जाता है। तो जैसे कि मैंने लिया था कोर्स और मैंने जेआरएफ बूस्टर भी लिया था, तो इससे मुझे ये पता चला कि मैं कहाँ पे स्टैंड करती हूँ। तो मुझे ये पता था कि मैं कहाँ पे स्टैंड करती हूँ, तो मुझे क्या करना है अपने लिए। तो मैंने उसके साथ साथ PYQs भी देखे थे। मैंने जिस यूनिट को कवर किया उसके PYQ देखे कि क्वेश्चन कैसे पूछ रहे हैं। लेकिन इस एग्ज़ाम में जो अभी मैंने दिया यूजीसी नेट जून 2023 का, उसका कुछ पैटर्न ही अलग आ गया था। तो उसमें फैक्चुअल जो क्वेश्चन थे वो तो 20% ही थे, लेकिन जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे वो 80% तक दे दिए गए थे। तो इसके लिए अब तो ये मस्ट हो चुका है कि फाउंडेशन कोर्स की वजह से ही अब कुछ हो सकता है। चलिए, ठीक है। मतलब सीधी बात है कि अगर जिस प्रकार से एग्जाम जा रहा है, पहले तो फिर भी हम फ्री क्लासेस वगैरह में भी बहुत सारे फैक्ट्स वगैरह हो जाते थे और चीज़ें कवर होती थी, बिकॉज जब तक एक फाउंडेशनल बेस नहीं बनेगा तब तक आप, बिकॉज एग्जाम में एट द मोमेंट हमको डिसीजन लेना पड़ता है कि यार इसका क्या आंसर हो सकता है, और वो कहीं ना कहीं अगर आपने बैकग्राउंड में कुछ पढ़ा है तो वो आप उसको क्लिक कर सकते हैं कि अच्छा ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तो वो एलिमिनेशन मेथड वैसे बहुत सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं। आई होप कि उसी तरीके से, बिकॉज इस बार एग्जाम अपने आप में बहुत वो था, मतलब शॉकिंग था मेरे लिए। जब मैंने क्वेश्चन पेपर देखा तो आई वाज आल्सो अमेज्ड कि यार इतना ज्यादा कैसे कॉन्सेप्चुअल पार्ट पूछ लिया। बट ये है कि आपने मैनेज किया एंड यू हैव क्रैक्ड द एग्जामिनेशन, सो कांग्रेचुलेशन। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी वो जो ट्रांसलेशन की थी। हाँ, ट्रांसलेशन एक वो भी एक अपने आप में प्रॉब्लम है। मैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट हूँ, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हुई थी। कभी इंग्लिश पे जाना पड़ रहा था, कभी हिंदी पे जाना पड़ रहा था। टाइम टेकिंग वो भी है, टाइम भी वहाँ पे कंज्यूम होता है, मतलब वो है कि पूरा एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है। चलिए, बट ये है कि आप उससे निकल गए और आगे मुझे ये भी है उम्मीद। मैं बस एक सजेशन देना चाहूँगी कि अगर आप जब एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप बस नोट का
और जो ऑप्शंस हैं बस आप उनका ख्याल रखना, क्योंकि अब आपको पता है कि एनटीए क्या कर रहा है, तो फिर हमें अपने जो नोट होते हैं और जो ऑप्शंस होते हैं बस उसके ऊपर ध्यान देना हो, क्योंकि मेरे कुछ क्वेश्चंस उसी की वजह से ठीक हुए हैं। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, सो आपने ऑलरेडी बताया कि प्रिपरेशन आपने कैसी की, कैसे आपका प्लान था, और आपने बहुत अच्छा एडवाइस भी दिया कि फाउंडेशन अच्छा अपना बिल्ड करें, बिकॉज एग्जाम कैसे भी हो सकता है, कभी फैक्चुअल आ जाएगा, कभी कॉन्सेप्चुअल आ जाएगा, और यू नीड टू बी रेडी फॉर एवरीथिंग। और सबसे अच्छी बात जो मुझे जो दिलनशी ने बताई वो लगी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हमेशा ट्रैक करते रहिए। मतलब मेरे आपसे अगर प्रिपरेशन हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जा रही है, उससे एक कहीं ना कहीं आप ट्रैक में रहते हैं कि ड्रिफ्ट नहीं होंगे, प्रिपरेशन में जो है आपका सही ब्लूप्रिंट पे चलती है। सो आगे बढ़ते हुए थोड़ा सा मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे अभी यूजीसी नेट का एग्जाम हो गया, बहुत सारे स्टूडेंट्स चाहते हैं कि यूजीसी नेट एग्जाम क्रैक हो जाए, बट उसके आगे क्या सपना होना चाहिए एक स्टूडेंट का, कैसे आपका मन है कि बिकॉज अब तो ये निकल गया, ठीक है, अब आगे देखते हैं, नेट जेआरएफ भी आप करेंगे, मुझे डेफिनेटली पूरा भरोसा है, बट अभी इसके बाद कोई भी स्टूडेंट अगर चाहे तो आगे अपनी लाइफ में कहाँ अप्रोच करना चाहिए उसके हिसाब से? जैसे मुझे पहले पता नहीं था कि इसके बाद होता क्या है, लेकिन अब मुझे अच्छे से पता है कि अब मुझे करना क्या है। तो इसके बाद मुझे ये करना है कि मुझे रिसर्च आर्टिकल पे ध्यान देना है कि मैं उसे पब्लिश करवाऊँ, अच्छे से मैं लिख सकूँ और पीएचडी में इनरोल हो सकूँ, क्योंकि इसके बाद बहुत सारे फैक्टर्स खुल के आते हैं यूजीसी नेट के बाद। सब मेरा बस यही फोकस है अभी। चलिए, तो मतलब इस एकेडमिक लाइन पे जाना डिसाइड कर लिया है, रिसर्च स्कॉलर बनना है, अच्छे अच्छे रिसर्च पेपर लिखना है। सो कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग एरिया कुछ बताना चाहेंगे आप जो आपने अभी तक आपके फील्ड में आया कि यार इस चीज पे रिसर्च पेपर लिखा जाना चाहिए, कोई ऐसा टॉपिक? सर मैंने अभी सोचा तो है, मैंने सोचा है कि एथनिक वायलेंस पे मैं एथनिक वायलेंस पे, नाइस, चलिए अच्छी बात है। सो बाकी लास्ट में मैं बस यही पूछना चाहूँगा आपसे, आपने बहुत अच्छे से पॉइंट बाय पॉइंट चीज़ें बता दी ऑलरेडी कि अगर जब हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अगर मैं बोलूँ किन्हीं 3 या फिर किन्हीं 4 चीज़ों का हर स्टूडेंट को ध्यान रखना चाहिए, तो वो 3 या 4 चीज़ें क्या होनी चाहिए आपके हिसाब से? कुछ ऐसा पॉइंट्स आप बताना चाहेंगे? सर सबसे पहला पॉइंट तो है कि आप अगर किसी एग्जाम को कर रहे हैं तो आपको उसे लगातार करना चाहिए, कंसिस्टेंसी पहली चीज, बिल्कुल भी आपको छोड़ना नहीं चाहिए कि अगर नहीं मैं सो जाता हूँ, नहीं मैं घूम लेता हूँ, ये सब चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और सेकंड पॉइंट है पीवाईक्यूज तो प्रैक्टिस करने ही है, वो भी यूनिट के साथ, ठीक है। और थर्ड चीज़ है कि आपको टाइम मैनेजमेंट तो करना ही होगा। बहुत सही, बिल्कुल, प्रिपरेशन के टाइम भी और एग्जाम हॉल में भी, मेरे हिसाब से, बिकॉज़ वहां पे भी टाइम मैनेज करना अपने आप में बहुत टिपिकल है। और जो फोर्थ है पेपर 1 को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, वो तो है ही वो तो है ही बिल्कुल, क्या ही कह सकते हैं कि किंग मेकर है वो, किंग मेकर है, क्योंकि आप जैसे मैं पॉलिटिकल साइंस से हूँ तो मुझे पता है कि मेरा मैथ और डीआई उतना अच्छा है नहीं, तो मुझे उस पे मुझे कुछ काम करना पड़ा था। मैंने बस एक दिन एक डीआई ये वो लगाया था, मॉक लगाया था, तो उससे कुछ बेहतर रिजल्ट आ गए थे। चलिए ठीक है, तो मतलब हाँ पेपर उनका भी आपने बहुत अच्छा पॉइंट, बिकॉज यूजुअली ना मैंने ये देखा है कि जितने भी आर्ट्स पेपर 1 इस बार आया वो टफ नहीं आया, ये बहुत लक हुआ है। मैं भी पर्सनली देख रहा हूँ कि नहीं तो हर बार पॉलिटिकल साइंस के पेपर में मैं यूजुअली स्टूडेंट्स मेरे पास है, सर बहुत अच्छा पेपर गया, हमने तो 70-80 क्वेश्चन ऐसे ठीक कर दिए, और पेपर 1 में दिक्कत हो गई, बट फिर भी मैनेज हो जाता था वहाँ पे। बट इस बार ये हुआ कि पेपर 1 में एटलीस्ट बचा लिया जो खतरा, अगर पेपर 1 में टफ आ जाता तो शायद तक कट ऑफ जितना गया इस बार से और 5% कम ही चले जाता है। बट ये है कि अच्छा है, और हमको दोनों चीजों को तैयार रहना है। पेपर 1 को भी प्रॉपर फोकस रखिए, उसको भी कंसिस्टेंटली पढ़िए। एक बहुत अच्छी बात बेसिकली दिलनशी ने यहाँ बताई है कि जो आपकी प्रिपरेशन है उसमें कंसिस्टेंसी रेगुलर रहेगी तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। सो बस लास्ट में अगर आप कुछ और अपने किसी को क्रेडिट देना चाहते हैं, फैमिली, फ्रेंड्स, जो भी लोग हैं जिसको क्रेडिट देना चाहते हैं, उसके बाद हम इस वीडियो को समाप्त, और कुछ अगर मोटिवेशनल कहना चाहते हैं तो बिल्कुल आपके लिए प्लेटफॉर्म ओपन है। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि मैं एक डिस्टेंस लर्नर हूँ, तो हर एक लर्नर के मन में होता है कि मुझसे नहीं होगा, कि मैं तो डिस्टेंस से पढ़ूँ, मेरे पास इतने कंसेप्चुअल क्लैरिटी है नहीं। तो मैं आपको बस यही कहना चाहूँगी कि आपकी जो इग्नू की बुक्स हैं या फिर आपकी कोई भी बुक्स है और जो सर की क्लासेस हैं, बस मैं यही कहूँगी कि दोनों को मैच करके आप पढ़ लीजिए, आप एग्ज़ाम भी हो जाएगा। बस मुझे ये कहना, और मुझे क्रेडिट अगर देना होगा तो मैं सिर्फ आपको ही दूंगी कि अगर ये मेरा एग्जाम हुआ है तो सिर्फ आपकी वजह से हुआ है। चलिए कांग्रेचुलेशंस दिलनशीन। एंड मैं देखा है, मतलब आप बहुत कंसिस्टेंटली जुड़े रहे हैं। मैं अक्सर टेलीग्राम पे भी आपके हमेशा मैसेज आते रहे, सर ये वाली चीज, मतलब डाउट्स पूछने की एक वो होनी चाहिए कि मतलब एक जिद जो है आपको प्रिपरेशन करते टाइम होनी चाहिए, और वो जिद मुझे कहीं ना कहीं दिलनशीन में देखी थी। बिकॉज फ्रॉम द फर्स्ट टाइम आई गेस आप मुझसे पिछले 1.5 साल से जुड़े हुए हैं, अगर मैं सही अंदाजा लगा सकूँ, और टेलीग्राम पे मैं काफी एक्टिव रहता हूँ। अगर कभी भी किसी का मैसेज आ रहा है तो अगर मेरे पास टाइम है तो बिल्कुल डेफिनेटली मैं रिप्लाई करता हूँ। और कई बार मैंने देखा है दिलनशीन ने डायरेक्टली क्वेश्चन, सर ये समझ में नहीं आ रहा, इसको बताओ। सो वो
आपका इच्छा होनी चाहिए कि यार मुझे प्रिपरेशन करनी है। उसके लिए आपको किसी का टाइम खींचना पड़ेगा। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आपको टीचर को परेशान करना पड़ेगा, आपको क्लास में जाना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी से पढ़ेंगे तो ये अगर पहले ही हार मान लेंगे कि यार नहीं हो सकता तो फिर कुछ नहीं होगा। ठीक है, रास्ते बहुत है, बस आपको डिसाइड करना है कि आपको करना है कि नहीं करना है। अगर प्रिपरेशन करनी है, जिम्मेदारी से करनी है तो सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी और जिद के साथ तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसी के साथ मेरे हिसाब से इस इंटरव्यू को हम समाप्त करते हैं। आपको एक बार बहुत धन्यवाद कि आप आए, टेक्स्टबुक प्लेटफॉर्म पे आपने जुड़े और हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको कुछ एक बेटर मोटिवेशन दिया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस। थैंक यू।